हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार एसएससी इंटर लेवल की फिजिक्स की आज की हमारी दूसरी क्लास में। एक क्लास इस पे ऑलरेडी आपकी हो चुकी है जिसमें हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए। हालांकि उस क्लास में मैंने बताया था कि टोटल हम 5 चैप्टर्स कवर करेंगे और 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं, हम टोटल 8 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी इसलिए मैंने 8 चैप्टर कर लिया इसको। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम 3 चैप्टर करेंगे और कल की क्लास में 3 चैप्टर करेंगे, तो हमारा 8 चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ जो है नोट्स यहाँ पे मैं लिख के लेके आई हूँ। ठीक है, और प्लस में एमसीक्यूज भी है आपका। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो तीनों चैप्टर्स का पहले हम जो है नोट्स देख लेते हैं, फिर मतलब पढ़ लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अपनी पेन कॉपी ले लीजिए और इन पॉइंट्स को जो पढ़ाया जाएगा उनको नोट करते हुए भी चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी और पावर। ये क्या है? कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, प्रेशर, ठीक है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह अपनी जगह से हट जाए यानी विस्थापित हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। जब फोर्स, एक तो फोर्स लगाया जाएगा प्लस उस फोर्स के बाद, फोर्स लगाने के बाद उसमें विस्थापन भी हो यानी मूवमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, यानी मान लीजिए आपके कमरे में एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है आपके कमरे में और आप क्या करते हैं, धक्का लेते हैं, लगाते हैं, तो वो थोड़ी मतलब धक्का लगाते हैं तो अपनी वो जगह से खिसक जाता है, तो ये क्या हुआ? कार्य हुआ आपका। बट कोई ऐसी चीज है जैसे दीवार है, आपके कमरे की दीवार है, उसको आप कितना भी बल लगाइएगा, कितना भी बल लगाइएगा, तो वो अपनी साइड से हटेगा नहीं। दीवार पे आप कितना भी फोर्स लगाइए तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, तो वो कार्य नहीं काउंट होगा। कार्य काउंट करने के लिए ध्यान रखना है इसमें कि जब भी कार्य काउंट किया जाता है तो उसमें बल, एक तो प्रेशर लगाएंगे, जब प्रेशर लगाएंगे तो वो चीज अपनी जगह से हटनी भी चाहिए। ठीक है, यानी अपनी जगह से विस्थापित होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह अपनी जगह से हट जाए यानी विस्थापित हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? आपका कार्य बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका कार्य का, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, हालांकि ध्यान रख सकते हैं आप इसका। ठीक है, यहाँ पे मात्रक ध्यान रखना है। मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। ठीक है, जो भी चीज है ध्यान रखना है, जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है, क्योंकि मात्रक से आपके क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्य क्या है? तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, प्रेशर, बाहरी जो है दबाव पड़ता है, और वो दबाव सिर्फ पड़े ही ना, उससे कोई एक्शन भी हो, कोई क्रिया भी हो, यानी वो अपनी जगह से विस्थापित होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? हम कार्य बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है इसमें ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी किसको बोलेंगे? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना है पहले कि कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी जो होती है आपकी, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आ, आपको दौड़ना है। ठीक है, एक दौड़ना है आपको, मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं या दौड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर आप दौड़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास कैपेसिटी यानी क्षमता है उस मतलब दौड़ने के लिए, बट आप थक जाते हैं, एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है, तो ठीक है, तो आप रुक जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप मान लीजिए बहुत ज्यादा आपने दौड़ लिया, तो आपको थकान हो जाती है, तो बैठ जाते हैं आप, फिर दौड़ने के लायक नहीं रहते। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो फिर क्या होती है? आपके शरीर में एनर्जी बूस्ट होती है। ठीक है, एनर्जी वापस आती है और फिर आप दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, इसकी टाइप ध्यान रखना है आपको। ऊर्जा की टाइप, एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है आपका, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गति के कारण ऊर्जा होता है। ठीक है, उसमें गति होती है आपकी, ठीक है, एनर्जी होती है आपकी। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से भी प्रश्न बनते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। जैसे एग्जाम्पल में चलती हुई गोली या बहता हुआ पानी। चलती हुई गोली या बहता हुआ पानी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। एक तो हमने समझा कि ऊर्जा क्या है, फिर उसमें आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी गति के कारण, यानी जिसमें गति होती है, आपकी एनर्जी होती है, वो क्या है? आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे चलती हुई गोली, आप मतलब कोई जैसे अपने गन से फायर किया आपने, तो वो गोली जो चल रही है, या बहता हुआ पानी,
स्थिर पानी नहीं, ध्यान रखना है, बहता हुआ पानी ये क्या करता है, उसमें ऊर्जा होती है। जैसे आपका एक बकेट ले लीजिए, अभी जो बकेट है, बकेट में जो पानी है आपका, वो क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। दोनों पढ़ लेते हैं फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है इसमें स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं फिर समझने में इजी रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थिति या आकार के कारण ऊर्जा। स्थिति, ध्यान रखना है इसमें, स्थिति पोजीशन क्या है उसके और उसका साइज क्या है, ठीक है। स्थिति और आकार के कारण ऊर्जा, जैसे मान लीजिए एक तो बकेट, बकेट का पानी, ये आपका स्थिति यानी पोटेंशियल एनर्जी है। बकेट में जो पानी है वो पोटेंशियल एनर्जी आपका दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही बकेट का पानी आप नीचे फ्लो करोगे, मतलब पानी बकेट से बाहर निकालोगे, तो वो जो पानी होगी वो रन करेगी, ठीक है। बट जब तक वो उसमें है, बकेट में है, वो क्या आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी में आ रही, ठीक है। इसका भी सूत्र है पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला है आपका। एग्जाम्पल के लिए बांध में रुका हुआ पानी, अभी वो रुका हुआ है, बट ऐसा तो नहीं है कि उसमें एनर्जी नहीं है, वो रुका हुआ है, क्योंकि स्थिति उसकी क्या है, ध्यान रखना है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो उसमें ध्यान रखना है कि स्थिति, उसकी पोजीशन क्या है, फिर उसके आकार का कारण, आकार के कारण ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे आपका पत्थर का गोला हो गया, पत्थर का गोला अभी जो है वो अभी स्थिर है, ठीक है। तो वो अभी स्थिर है, तो उसमें पोटेंशियल, उसमें संभावना है कि उसमें ऊर्जा आ जाए, क्योंकि जैसे ही आप पत्थर को धक्का दोगे तो वो प्रेशर में जाएगा, ठीक है। प्रेशर में जाएगा तो वो एक जगह से यानी अपनी जगह से वो दूसरे जगह पे जाएगा, ठीक है। तो उसमें एनर्जी है। तो बांध में रुका हुआ पानी और तनी हुई स्प्रिंग, जो आप स्प्रिंग आपने देखा होगा, तनी हुई स्प्रिंग, या जैसे आप गुलेल ले सकते हो, गुलेल जो आप तानते हो चलाने के लिए, वो भी आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी में आता है। फिर चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी जैसे आपने खिलौने वगैरह देखे होंगे जिसमें चाबी भरी जाती है और उसके बाद वो मूव करती है, ठीक है, चलती है। या जो रस्सी वाला होता है, आपने देखा होगा कि रस्सी वाला जो खींचते हैं, ठीक है, बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो, ये सभी क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो दो प्रकार की एनर्जी होती है। पहले तो एनर्जी को समझ लेना है कि एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, उसको एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी को ध्यान में रखना है, ये दो टाइप की आपकी होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिक ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा के कारण क्या है, उसमें गति होने के कारण वो गतिज ऊर्जा होती है, और दूसरा स्थितिज ऊर्जा यानी एक तो अपने स्थान पे जैसा आकार है उसका रहे, पर उसके आकार में अगर उसको मूव किया जाता है, बाहरी बल लगाया जाता है, तो उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, यानी वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानी चाहिए, ठीक है। तो आकार के कारण ऊर्जा, ये एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं जो अभी हमने एक तो चलती हुई गोली और बहता हुआ पानी, ठीक है, ये आपके गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। रुका हुआ बांध में पानी या तनी हुई स्प्रिंग या चाबी की घड़ी आपकी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। थर्ड है आपका पावर। क्या है, पावर। पावर क्या होती है, तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की जो दर होती है, जो उसको क्या बोलते हैं, आपका शक्ति बोलते हैं। ये उसका फॉर्मूला है, ध्यान रख सकते हैं, P इज इक्वल W/T, ठीक है, कार्य बटा समय। ये इसका मात्रक ध्यान रखना है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपका वॉट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, ये ध्यान रखना है। एक हॉर्स पावर में बहुत पूछता है बिहार एसएससी में, आपका एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं आपके। कितने होते हैं, 746 वॉट आपके होते हैं एक हॉर्स पावर में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शक्ति किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, यानी कितना काम कर सकते हो वही आपकी पावर को दर्शाता है, ठीक है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सामान्य तौर पर समझो, तो जैसे आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, लगातार कितने कर सकते हो, वो आपकी पावर को दर्शाता है, आपकी शक्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे ये एक बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एक सेकेंड। ये यहाँ पे यंत्रों के नाम दिए गए, डिवाइसेस के नाम और ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनसे बहुत प्रश्न पूछता है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे डायनेमो, डायनेमो पूछ रहा है कि डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखना है, यांत्रिक से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो, ठीक है। उसके बाद है आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का काम क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका बदलता है, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगर यहाँ पे आप देखें
तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक है। फिर आपका माइक्रोफोन देखो हुए तो ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आपका पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अभी हम पीछे नीचे क्वेश्चंस भी इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्यान रखना है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एग्जाम में क्या ऐसा पूछ लेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर आपका लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर आपकी मोमबत्ती, मोमबत्ती जो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश एवं ऊष्मा में, ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊष्मा, आपको लाइट भी देखने को मिलती है, फिर आपको ऊष्मा गर्माहट भी आपका मिलता है उससे, ठीक है। फिर आपका आता है सोलर सेल, सोलर सेल क्या होता है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो ये यंत्र है और ऊर्जा में कैसे बदल रहे हैं ये ध्यान रखना है, डायनेमो का ध्यान रखना है, ये जितने भी हैं इन सभी को ध्यान रखना है, ठीक है, और नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पे पहला चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसके जो है अभ्यास सेट है, इसमें मतलब कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये ऊपर जो हमने पढ़ा आपने इसका सारा नोट्स बना लिया होगा। चलिए पहला प्रश्न है आपका, कार्य, कार्य का SI मात्रक क्या है। अभी हमने देखा कार्य का SI मात्रक क्या है, आपका जूल है। कार्य का SI मात्रक क्या है, जूल है। वाट किसका SI मात्रक था, अभी हमने नोट किया, वाट किसका था, आप बताते हुए भी चल सकते हैं कमेंट में। चलिए दूसरा हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। क्या कह रहा है, खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा। अभी हमने देखा गुलेल वाले एग्जांपल देखा, गुलेल वाले किसमें देखा था, ऊर्जा दो टाइप की हमने पढ़ी, अभी दो टाइप की एनर्जी को पढ़ी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी के क्या है फिलहाल, तो ऊर्जा के कारण, गति के कारण, गति के कारण, और इसमें क्या था, स्थिति के कारण था, स्थिति और आकार था आपका, क्या था, स्थिति और आकार था एग्जाम्पल में। तो अब खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ आपने धनुष को ऐसे खींचा हुआ है तो अभी उसमें गति नहीं है, तो ये क्या है, आपकी आती है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी में आता है। गुलेल का एग्जाम्पल हमने जो देखा वो क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी में आता है, उसकी स्थिति बनी हुई है, अभी उसमें कोई गति नहीं है। जैसे आपने धनुष को खींचा तो उसमें कोई अभी एनर्जी एनर्जी है बट स्थितिज एनर्जी, जैसे ही धनुष को आप छोड़ेंगे तो उसकी जो बाण है उसमें लगा हुआ वो मूव करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, गति स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो खींचा हुआ धनुष पूछ रहा है कि कौन सी ऊर्जा संचित करता है, तो क्या करता है आपका स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी का आपका उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है कि डायनेमो, एक सेकेंड, कह रहा है कि डायनेमो का कार्य क्या है, डायनेमो का कार्य क्या। अभी हमने देखा डायनेमो का काम क्या था, डायनेमो क्या कर रहा था, डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था। अभी हमने ऊपर देखा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, अभी हमने जस्ट इसको देखा था। ये डायनेमो का काम क्या है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। क्या करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है, वही है क्वेश्चन आपका। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक सेकेंड, अगला कह रहा है कि एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर, अभी हमने देखा कि 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, तो 746 वॉट आपके होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। अभी हमने देखा कि बहता हुआ पानी हमारे किसका उदाहरण था, तो ये हमारा था काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल था। किसका था, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी अभी हमने देखा दो टाइप की एनर्जी थी, एक काइनेटिक एनर्जी है जो गति यानी आपकी गति के कारण है, और दूसरा स्थिति और आकार के कारण है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बहता हुआ पानी किसका उदाहरण है, ध्यान रखना है, बहता हुआ पानी बंदूक से चली हुई गोली वगैरह है जो मूव कर रही है, मतलब जो जिसमें गति है आपकी, वो क्या है, गतिज ऊर्जा में आती है, ठीक है। तो काइनेटिक जो है आपका एनर्जी का एग्जाम्पल है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पावर की इकाई क्या है। पावर की इकाई क्या है, पावर की जो सही इकाई है आपकी वॉट है। अभी हमने देखा पावर की इकाई क्या है, वॉट है, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया, ठीक है ना, तो उनको अच्छे से करते हुए चलो। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, वॉट जो होता है ना आपकी कार्य करने की दर को दर्शाता है ना,
कह रहा है कि विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरित कैसे करता है। तो विद्युत, अभी हमने इलेक्ट्रिक मोटर देखा, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या था, तो कैसे वो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था, तो विद्युत से यांत्रिक में, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में आपका कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी अगर आप क्या करते हैं कि वेट चेंज करते हैं उसका। ठीक है, तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैं आपको फिर से लेके चलती हूँ, वहां पे जो है यहाँ पे पावर है ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये आपका फॉर्मूला है 1/2 mv²। तो अब कह रहा है वेग, भी का मतलब आपका वेग होता है। ठीक है, तो वेग में क्या हो रहा है कि उसको दोगुना कर रहा है ये। एक सेकंड, कह रहा है कि अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो वो आपकी 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुनी, क्योंकि आपका v को जो आपका स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाती है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ये तो 4 गुनी आपकी हो जाती है। फॉर्मूले पे रखकर तोड़ना पड़ता है शायद इसको। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, जैसे बच्चों वाला खिलौना का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो किस ऊर्जा में आपका आता है, 2 प्रकार की एनर्जी है। ध्यान रखना हमेशा 2 प्रकार की एनर्जी है। तो जब चाबी भरी हुई है लेकिन अभी उसमें कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है ना, चाबी भर के आपने छोड़ दिया है, जैसे अपना जो रस्सी पकड़ के जो आप चाबी भरते हैं खिलौने में, तो उसके बाद जब छोड़ते हो तो वो चलता है, तो चाबी भरी हुई है बट अभी छोड़ा तो नहीं गया ना, उसमें एनर्जी कोई जो ऊर्जा है नहीं कन्वर्ट नहीं हो रही, तो क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा में आती है, काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में आपकी आएगी। ठीक है, चाबी भरी हुई, यानी ध्यान रखना ना, पोटेंशियल में ध्यान रखते हैं हमें क्या, एक तो स्थिति, उसकी स्थिति कैसी है, पोजीशन कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, फिर आकार शेप ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और दूसरा आपका जो एनर्जी या गतिज ऊर्जा आपकी काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या होता है कि आपकी क्या बोलते हैं, गति इसमें है कि नहीं, गति है, अगर गति है तो ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा में जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। और गति नहीं है, वो स्थिति में है या वैसी पोजीशन में है, उसका शेप वैसा है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा में जाता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने जो है आसान जो है शब्दों में समझाने का प्रयास किया आपको। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी आपकी, क्योंकि 3 चैप्टर हैं इसके। ठीक है ना, बोर नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदलता है। माइक्रोफोन जो होता है किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो अभी हमने देखा क्या कर रहा था, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, ध्वनि ऊर्जा को आपका जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था। ऊपर आपने लिखा होगा तो ध्यान दिया होगा। ठीक है, माइक्रोफोन का, क्योंकि अभी हमने देखा ऊपर सारी चीजें, तो मैंने बोला भी नोट्स कर लीजिए इसको। चलिए कह रहा है कि छत पर रखा हुआ पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है। छत पे आपने पत्थर रखा है तो वो कौन सी उसमें एनर्जी होगी, उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि अभी रखा हुआ है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए छत पे आपने कोई पत्थर रखा हुआ है, उसको ऐसे धक्का देते हो और छत से नीचे गिर जाता है, तो जैसे ही गिरेगा उसमें क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, बट उसका शेप है कि उसमें गति आ जाए। जैसे आपका जो है पत्थर में गतिज ऊर्जा आपकी आ जाएगी, ऊर्जा एनर्जी आएगी, लेकिन आपका जो है एक जैसे पत्ता ले लीजिए आप, पेड़ का पत्ता ले लो जो, या पंख वगैरह ले लो, पक्षियों के पंख ले लो, वो आपके उसमें एनर्जी नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो छत पे रखे हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपकी स्थिति यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी, सॉरी काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है आपकी। ठीक है, तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी इसके उदाहरण। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाउड स्पीकर का कार्य क्या है। लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, लाउड स्पीकर जो होता है आपका क्या करता है कि वो आपका जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, विद्युत एनर्जी को क्या करता है, आपका ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट करता है किसमें, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम आपका लाउड स्पीकर का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बादलों वाले मौसम में सोलर सेल किस ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। तो जो सोलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा में आपका कन्वर्ट करते हैं, किसमें करते हैं, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये आपके करते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का काम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कार्य यानी वर्क होने के लिए किन दो चीजों का होना अनिवार्य है।
अभी हमने ऊपर कार्य को देखा, कार्य के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो फोर्स चाहिए, बल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मूवमेंट मतलब होनी चाहिए, वो अपनी जगह से हिलना चाहिए। ठीक है, तो बल और विस्थापन जो है कार्य होने की दो आवश्यक शर्तें हैं। ये जब तक दो चीजें नहीं हो, जैसे आपका विस्थापित हो गया, तो विस्थापित होने के लिए तो सबसे पहले बल चाहिए, तो बल अगर है और वो विस्थापित भी होता है, बल लगाया विस्थापित हुआ, तो ही आपका कार्य है। आप दीवार को या छत को धक्का दोगे तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, लेकिन मेज कुर्सी या ऐसी जो चीजें है जिसपे आप प्रेशर लगाते हो, बल लगाते हो और अपनी जगह से हिल जाता है वो, तो वो आपका क्या होता है कि वर्क में आ जाता है। ठीक है, तो विस्थापित होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट उसका होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोमबत्ती का जलना किस ऊर्जा का रूपांतरण है। तो मोमबत्ती का जलना किस ऊर्जा का रूपांतरण है, तो आपका रासायनिक ऊर्जा है और प्लस वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलना आपका क्या कहलाता है, मोमबत्ती का जलना होता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होना, ऊपर हमने ये एग्जाम्पल देखा था और मैंने बोला भी आपको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बांध में रुके हुए पानी कौन सी ऊर्जा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऊर्जा को जब भी देखिए तो पहले गतिज ऊर्जा में क्या होती है, गति होती है आपकी, और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, आपका आकार होता है, और आपका क्या होता है, एक तो साइज होती है, और एक क्या भी निकल गया दिमाग से। ठीक है, तो रुके हुए पानी में क्या होता है, एक तो शेप होता है, सॉरी शेप, शेप तो ये आकार हो गया, फिर उसकी स्थिति और आकार होता है आपका। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होती है। बांध में रुका हुआ पानी, क्योंकि अभी रुका हुआ है वो, ठीक है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, उसमें ऊर्जा है, उसमें पावर है कि वो अपनी मूवमेंट कर सके, बट अभी वो स्थिर है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में आता है, और जैसे ही वो गति करेगा तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि हमें किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, हमने कल की क्लास में देखा था, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि कोई चीज जो है आपका, जैसे ऊपर से आप छोड़ते हो तो नीचे आती है। ठीक है, जैसे सेब का गिरना। ठीक है, बट जैसे ही आप किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाते हो तो आप क्या करते हो, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हो, यानी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी करते हो। ठीक है, तो जब आप किसी वस्तु को ऊपर उठाते हो तो ग्रेविटी के विरुद्ध होता है, कि ग्रेविटी का नियम कहता है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी, बट जैसे ही कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो ग्रेविटी के विरुद्ध आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट किसका मात्रक है। अभी हमने देखा किलोवाट किसका है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट जो हमारे घर में बिजली वगैरह आती है, इलेक्ट्रिक जो आपके बिल वगैरह आते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल वगैरह आते हैं वो आपका वाट में ही आता है, किलोवाट में ही आता है, तो विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है आपकी गतिज और मैकेनिकल एनर्जी, ये आपकी होती है गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा किसका होती है, तो गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों आपकी इसमें होती है, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए, और इस चैप्टर के ये अंतिम प्रश्न, क्योंकि 20 प्रश्न इसमें मैंने रखा हुआ था। ठीक है, जब कोई कुली भारी बोझ उठाकर समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है, ध्यान रखना है कि समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य शून्य क्यों माना जाता है। जैसे उसको काम नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो है मतलब सरफेस पे चल रहा है, समतल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। क्यों क्यों माना जाता है ऐसा कि वो उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि बल और विस्थापन के कोण जो होता है 90 डिग्री का कोण है। ये फिजिक्स का रूल है। ठीक है ना, फिजिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये मानता है, जैसे आप बोलोगे कि मान लीजिए एक कूली या सामान लेकर चल रहा है, तो आप उसको कार्य, तब तक वो काम नहीं मानेगा जब तक जो है उसकी जो स्थिति है चेंज नहीं होती। ठीक है, समतल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से मान लो कूली यहाँ से यहाँ तक सामान लेके गया, तो वो कोई कार्य फिजिक्स के अनुसार कोई उसने काम नहीं किया। लेकिन जैसे ये कोड चेंज हुआ, जैसे सीढ़ी वगैरह से उतर के चल रहा है, तब वो काम मानेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का कोण है, इसलिए वो, जैसे ये व्यक्ति है,
ये व्यक्ति है उसने सामान लिया और ये चलते चलते यहीं पे आया और फिर यहीं पे सामान रख दिया, तो ये मानता है कि इसके अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है। बट जैसे ये इसकी ये जो शेप मतलब सीढ़ी वगैरह से उतर के यहाँ पे आया, यहाँ पे सामान दिया, तब मानेगा फिजिक्स, तब मानता है कि उसने कोई काम किया। क्यों करता है? क्योंकि बल और विस्थापन का जो कोण है 90 डिग्री का बनना है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स और जो विस्थापन है वो 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए मानता है कि कोई काम इसने नहीं किया है। ठीक है, हालांकि उसने आपके नजर में उसने काम किया, बट फिजिक्स के नजर में उसने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए वो मानता है कि कोई उसने काम नहीं किया है। ठीक है, तो उसने फिजिक्स के अनुसार उसने कोई काम नहीं किया, हालांकि उसने काम किया है ना। चलिए, अगला चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आई होप ये जो पहला चैप्टर था इसका मतलब थर्ड चैप्टर था, ये आपको कार्य वगैरह, बल वगैरह, एनर्जी वगैरह समझ में आई होंगी, और जो एग्जांपल्स इसमें दिए हुए थे वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो पॉज कर सकते हो वीडियो को, 2-4 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, फिर रिटर्न आ सकते हो क्लास। ठीक है, तो पानी वगैरह चाहो तो पी लो, 1-2 सेकेंड लगेंगे, पियो। 2 मिनट अगर चाहो तो बंद कर लो यहीं पे क्लास, फिर पॉज कर लो, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास चलेगी तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो चाहो तो। चलो, तो मैं स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं, और इसी खिंचाव को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ग्रेविटी का मतलब दो फोर्सेस आपस में मतलब खींच रही है। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, जैसे दो लोग रस्सी, आपने रस्सी वाले खेल देखा होगा कि एक साइड्स में दोनों साइड्स में लोग होते हैं और खींचते हैं रस्सी को। ठीक है, तो वही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। वैसे ही आपका ग्रेविटी का नियम, जैसे आपका सन है और मून है आपका, तो ये अपनी जगह पे ये आपको चक्कर लगाता हुआ दिखता है। ठीक है, ये सन है, मान लीजिए सन का चक्कर लगाता हुआ मून आपको दिखता है, जो पृथ्वी आपको दिखती है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों जो है ना अपनी एनर्जी, दोनों अपने अपने जो मतलब क्षमता के अनुसार दोनों खींचते हैं, और एक एक टाइम आता है, एक टाइम पे जहाँ पे दोनों का जो बल होता है समान हो जाता है। मतलब जितना वो खींच सकता है और जितना दूसरा व्यक्ति खींच सकता है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जितना खींच सकता है, तो एक जगह ऐसी कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी बनती है जहाँ पे दोनों का जो बल होता है समान हो जाता है, यानी वहां पे शून्य की कंडीशन आपकी कन्वर्ट हो जाती है, और वही गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड क्या होता है? एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और इसी खिंचाव को क्या कहते हैं? हम गुरुत्वाकर्षण आपका कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमान, द्रव्यमान ये उसका आपका सिंबल है, कि गुणनफलों के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है, न्यूटन बताता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो वो कहता है कि दो पिंडों के बीच जो लगता है बल, लगता है जो फोर्स लगता है, और उनके जो द्रव्यमान के जो गुणनफलों के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी होती है उसका व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है, वही गुरुत्वाकर्षण होता है। ये आपका फॉर्मूला है, आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण के नियम का फॉर्मूला क्या है, तो आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। पहला तो जी, इसमें दो प्रकार के जी मिलते हैं, एक तो कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी होता है आपका। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल दोनों उसमें होते हैं। कैपिटल जो जी होता है सर्वाधिक, सॉरी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका मान जो होता है पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। इसका जो मान है, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, जहां पे भी आप जाओगे, इसका जो मान होता है, जी का जो मान है, कैपिटल जी का मान, इसका चेंज कहीं नहीं होता है। इसका मान ध्यान रख सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे है 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मान है, और ये मान कहीं पे भी आप जाओगे, कहीं पे भी जाओगे पृथ्वी के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, सॉरी, तो वो इसका मान कभी चेंज नहीं होता। बट जो जी है, स्मॉल जी है, उसका मान चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं आपका गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं जी। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है, जब कोई वस्तु है पृथ्वी की ओर गिरती है, तो उसके वेग में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण आपका बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका जो ये जो डेफिनेशन है आपका, जब कोई वस्तु पृथ्वी, जैसे आपका पृथ्वी जैसे उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं आपके, ठीक है, छोटे छोटे जो उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं,
या पृथ्वी के आसपास आते हैं, या जो आपने टूटता हुआ तारा वगैरह देखा होगा, तो वही सारी चीजें होती है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी की तरफ आती है, तो उसके वेग में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, जी, स्मॉल जी बोलते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, पृथ्वी पर जो जी का औसत मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो इसको लगभग आप 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी मान सकते हो, ठीक है। इसका औसत मान ध्यान रखना है, पृथ्वी पे इसका औसत मान ध्यान रखना है, ठीक है। पहले तो पृथ्वी पे ध्यान रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, लगभग आप 10 मान लोगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके जी के मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ पे होता है, और एग्जाम में यहीं से आपका प्रश्न पूछता है, बिहार एसएससी वगैरह या जो मतलब अंदर भी एग्जाम्स में पूछते हैं, तो यहीं से आपका ज्यादातर प्रश्न बनता है। तो जी का जो मान है कहाँ कहाँ पे चेंज होता रहता है, अब इसको देख लीजिए। आई होप आप लोग नोट करते हुए भी चल रहे होंगे। ऊपर या नीचे, ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे गड्ढे में जाने पर जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, वो आपका घटता है। क्या होता है, मान घटता है। जैसे आप पृथ्वी से अभी मतलब आप पृथ्वी पे हो, जैसे ही ऊपर जाओगे उस पर हाइट पे आप जाते हो, ठीक है, हाइट पे जाओगे तो जी का मान घटता जाएगा आपका, ठीक है। मान लेते हैं ये सरफेस एरिया है, और ये आपका नीचे पृथ्वी है, और ये ऊपर आपका स्कार्प है। तो आप जितना हाइट पे जाओगे, हाइट पे जितना जाओगे, ऊपर जाओगे या नीचे आप जाते हो, पृथ्वी के अंदर जाते हो, ठीक है, तो मान क्या होगा, जी का जो मान होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ध्यान रखना है, घटता है। आप सतह से ऊपर जाओ या सतह के नीचे जाओ, दोनों में क्या होगा, मान आपका घटता है, ठीक है। बट दूसरी कंडीशन ध्रुव की है, पोल्स पे। पोल्स पे जो होता है आपका जी का मान अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ पे होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है आपका, तो ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। ध्रुव पे, पोल्स पे जो होता है जी का मान सर्वाधिक होता है। सबसे कम कहाँ पे होता है या न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पे होता है, इक्वेटर पे होता है। आपने पृथ्वी का जो शेप है ऐसा देखा होगा, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी इक्वेटर लाइन होती है, यानी 0 डिग्री की लाइन होती है, ये आपका पोल्स होते हैं, ये पोल होते हैं, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल होता है, ठीक है। तो ध्रुवों पे यानी 0 डिग्री लाइन पे जो होता है न्यूनतम, इसका जो मान होता है न्यूनतम होता है। लेकिन पोल्स पे, यहाँ पे जो उसका मान होता है, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, कहीं पे भी जाओगे आप ध्रुव पे, तो उसका मान सर्वाधिक होता है, यानी अधिकतम मान होता है, ठीक है। केंद्र में अगर जाते हो, मतलब पृथ्वी के अंदर जाते हो, आपको जब आप पृथ्वी के लेयर्स में जाते हो तो तीन थर्ड लेयर्स होते हैं, 3 लेयर मोटा मोटा होता है उसमें। तो जब केंद्र की तरफ आप जाते हो, ठीक है, तो केंद्र पे जब जाओगे तो पृथ्वी के केंद्र में जी का जो मान होता है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। केंद्र में क्या होता है, पृथ्वी का जो मान होता है, जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है आपका, वो शून्य हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 जो है मान, यहीं से प्रश्न पूछता है आपका, और बहुत टफ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। पहला, जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर और या नीचे जाते हो तो जी का जो स्मॉल जी है आपका, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो आपका घटता है। मान क्या होता है, घटता है। जैसे आप ध्रुव पे जाते हो, पोलस पे जाते हो, तो मान अधिक हो जाता है, अधिकतम मान होता है। इक्वेटर पे यानी विषुवत रेखा पे 0 डिग्री लाइन पे आपका मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। और जब आप पृथ्वी के केंद्र में जाते हो तो मान क्या हो जाता है आपका, शून्य हो जाता है। यही 4 मेन पॉइंट्स है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, एक व्यवहारिक तरीके से प्रश्न आपका लिफ्ट वगैरह में प्रश्न पूछता है, ठीक है, लिफ्ट से संबंधित जो होता है क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसका उदाहरण लेकर वो कुछ और भी पूछ लेगा आपको, ठीक है। पहला ध्यान रखना, लिफ्ट, लिफ्ट आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा, ठीक है, नहीं चढ़े होंगे तो मूवी वगैरह में देखा होगा आपने, हालांकि मैंने भी मूवी वगैरह में ही देखा है, ठीक है। तो लिफ्ट में जब आप ऊपर जाओगे, लिफ्ट जब ऊपर जाती है, लिफ्ट में जब क्या होता है, ऊपर जाएगी, तो व्यक्ति को अपना भार क्या होता है, बढ़ा हुआ महसूस होता है। क्या होता है, भार बढ़ जाता है, वजन जो होता है बढ़ा हुआ महसूस होता है, ठीक है। जैसे नीचे लिफ्ट, मान लीजिए आप यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से आप मान लीजिए 5th फ्लोर या 6th फ्लोर पे गए, 6ठे फ्लोर पे आप जा रहे हो, इधर से जा रहे हो, तो क्या होगा, भार बढ़ेगा। क्या होता है, वजन जो होता है बढ़ता है, ध्यान रखना है। वजन जो होता है, ऊपर जाओगे तो प्लस होगा और ऊपर से नीचे आओगे तो माइनस होगा, इतना ध्यान रखना है। नीचे जब आओगे आप, यानी लिफ्ट नीचे आएगी तो आपका जो भार होता है क्या होता है, घट जाए। आप ऊपर जाओगे, ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखो, ऊपर जाता है तो प्लस होगा, नीचे आता है तो माइनस होगा, ठीक है। वही मान लो कि लिफ्ट की जो डोरी होती है, जो डोरी से जाता है ऊपर नीचे जाता है, वो टूट जाएगी,
जैसे ही टूटता है तो वो क्या हो जाता है, भारहीन हो जाता है, यानी भार जो होता है शून्य हो जाता है, क्योंकि वेग बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वो बहुत स्पीड से नीचे आने लगती है आपकी डोरी। जैसे मान लीजिए आप 7th फ्लोर या 8th फ्लोर पे और अचानक से डोरी टूट गई, तो फर्स्ट फ्लोर में आने पे इतने स्पीड से आती है कि भार क्या हो जाता है आपका, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो लिफ्ट की ध्यान रखना है, डोरी जब टूटती है तो वेटलेसनेस हो जाता है, यानी भारहीनता हो जाती है, शून्य हो जाता है, भार क्या हो जाता है आपका, शून्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक समान वेग, अगर लिफ्ट एक ही स्पीड से चले तो भार में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मतलब बार बार रुक कर नहीं रहा है। जैसे आपने फर्स्ट लिफ्ट से चढ़ा आपने यहाँ से, और आप मान लीजिए आपको 20वें माले पे जाना है, तो आपने लिफ्ट स्टार्ट किया और बिना रुके आप गए, तो उसमें क्या होगा, भार में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बट जैसे जैसे आप 2nd फ्लोर पे गए, 3rd फ्लोर पे गए या 4th फ्लोर पे, तो बीच बीच में फिर लिफ्ट खुलती है, फिर चलता है, तो उसमें भार में बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर लिफ्ट की स्पीड एक ही स्पीड से चलेगी तो उसमें कोई जो होगा बदलाव नहीं होता, भार में बदलाव आपका नहीं होता है, वेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि चेंजेस होने के लिए लिफ्ट रुकनी भी चाहिए, तो फिर उसका जो प्रोसेस होता है फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रश्न पूछता है तो ये ध्यान रखना है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, लिफ्ट ऊपर जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है भार बढ़ता है, ठीक है ना, भार ध्यान रखना है। तो लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, भार बढ़ेगा। लिफ्ट नीचे आएगी तो माइनस होगा, प्लस माइनस पे करके ध्यान रख सकते हो। लिफ्ट टूटेगी तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट जैसे ही टूटी तो शून्य हो जाएगा। और अगर एक समान रहता है, वेग एक समान रहता है, तो कोई इसमें चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, कोई बदलाव आपका नहीं होता है। अगर स्पीड समान रहेगी तो उसमें कोई चेंज आपका नहीं होता है। ठीक है, तो बस ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला है आपका पलायन वेग। ठीक है, स्केप स्केप वेल्स की है आपकी। चलिए, कह रहा है कि पलायन वेग क्या होता है, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर निकल जाए और वापस ही न आए। मान लीजिए आपने किसी चीज को फेंका, ग्रेविटी से वो क्या होगी, बाहर चले गए। तो जब ग्रेविटी ग्रेविटी का नियम क्या कहता है, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो उसको नीचे आना ही है। ठीक है, ग्रेविटी का नियम क्या है कि ऊपर से वो नीचे आती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आती है। कोई छत से आपने कोई चीज फेंकी या नीचे से कोई चीज आप फेंकते हो तो वो नीचे ही गिरेगी। ग्रेविटी का नियम क्या है कि वो पृथ्वी की सतह पे आएगी। बट अगर वो ग्रेविटी से बाहर हो जाएगी तो वो वापस ही नहीं आएगी। तो क्या होता है, वो पलायन वेग होता है, यानी पलायन कर गई, वो भाग गई अब। तो वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस ही ना आए। तो गुरुत्वाकर्षण का जब बाहर निकल जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में आएगा ही नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण जब आपके लिए कोई नियम ही नहीं है तो आप उस नियम के अंदर में क्यों आओगे। ठीक है, तो आपने कोई चीज बाहर फेंकी और वह गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चले गए, तो अब उस पर कोई नियम लगेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे आपका है जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए समझ लो, आपका क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, क्यों मिले हुए हैं, तो आप इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं। ठीक है, यानी भारत में जो लोग रहने वाले हैं, चाहे वो विदेशी हो या इंडियंस हो, उनको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए। बट जैसे ही आप इंडिया के बाहर जाओगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स वो नहीं मिलेंगे। यानी जो रूल्स हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन या इंडियन में जो मेंबर्स रह रहे हैं उन्हीं के लिए लागू है। ठीक है, दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको सोचोगे कि आपको फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया में मिले हुए वो ही मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो सेम यहीं पे भी है, जब आप गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाओगे तो आप पे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लगेगा ही क्यों। ठीक है, तो वही होता है आपका पलायन वेग होता है। इसमें पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या है, ध्यान रखना है, ये वेग की संख्या दी गई है, इसको ध्यान रखना है। हालांकि जो चंद्रमा पर जो पलायन वेग है आपका 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यही कारण है कि चंद्रमा पर आपका वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पे वायुमंडल के न होने का एक कारण उसका क्या है, उसके पलायन वेग, उसके पास जो उसका पलायन वेग है वो, सॉरी, पलायन वेग जो है वो कम है, क्योंकि पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 है आपका किलोमीटर प्रति सेकंड है। बट आपका जो पृथ्वी का पलायन वेग है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे है जो है, इसके बाहर आप जाएगा ना तो ग्रेविटी का नियम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पलायन वेग वगैरह क्या है आप आई होप समझ गए होंगे, और ये पॉइंट्स ध्यान रखना है ये। ठीक है, चलिए
अगला है आपका भार आता है, क्या है, वेट, और द्रव्यमान मास। ये दोनों क्या है आपके, अभी हमने भार वगैरह पढ़ा ऊपर, भार का मतलब आपका भार में वृद्धि वगैरह, तो भार है क्या आपका। तो पहले द्रव्यमान मास क्या होता है, तो वस्तु में पदार्थ की मात्रा, कोई वस्तु उसमें पदार्थ की मैटर कितने हैं वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, मास कहलाता है। या कहीं भी ध्यान रखना है, यह जो है कहीं भी नहीं बदलता है, यानी चंद्रमा हो या मंगल हो या कहीं पे पृथ्वी के किसी भी कोने में जाओगे या किसी भी ग्रह पे जाओगे, उपग्रह पे जाओगे, तो भार में चेंज द्रव्यमान में चेंजेस नहीं होता है, वेट मास में चेंजेस नहीं होता है, वेट में चेंजेस होता है। भार क्या होता है, यह स्थान बदलने पे आपका बदल जाता है, स्थान बदलने पे क्या होता है, बदल जाता है। जैसे वजन जो है आपका जो वजन है वो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग पोजीशन में आप जाओगे तो अलग अलग में अलग अलग चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो द्रव्यमान क्या होता है, जब वस्तु में क्या होती है, पदार्थ की मात्रा, मेटल वगैरह कितने, जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे अगर समझने के लिए मान लो, जैसे कील वगैरह ले लो आप, कील वगैरह जो क्या बोलते हैं, काटी, और एक जैसे एक टेबल वगैरह है, आपके टेबल में कितने कीले लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो आप पहचान सकते हो, उसी टाइप का आप समझ सकते हो। ये होता है वस्तु में पदार्थ, पदार्थ यानी मैटर्स कितना है, जैसे वस्तु में कोई पदार्थ कितना लगा हुआ है, जैसे घर बना हुआ है तो आपका घर में क्या, फर्नीचर कितने हैं, ईंटें कितनी लगी हुई है, सीमेंट, जो यही क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो वही वो आपका होता है, उसी तरह के ये भी होता है आपका, ठीक है। तो द्रव्यमान यानी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा है, किस चीज की कितनी मात्रा, आप काउंट करते हो ना कि किसमें कितनी मात्रा है, तो वही है आपका, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें एक बात ध्यान रखना है, आपका द्रव्यमान और भार में भार चेंजेज होता रहता है, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान कभी भी किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी जाओगे आपका चेंज नहीं होता है। एक यहाँ पे ध्यान रखना है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग हो जाता है, यानी चंद्रमा पर जो भार होगा और पृथ्वी पर जो भार है उसमें चेंज रहेगा आपका, क्योंकि भार चेंज होता रहता है, यानी यहाँ पे सिंपल सा बोला गया ना कि वेट चेंज होता रहता है, आपका वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जो चंद्रमा पे वेट है और जो पृथ्वी पे वेट है उसमें अंतर रहेगा। तो चंद्रमा पे अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा, ठीक है, ये जो है 1/6 ध्यान रखना है, ठीक है, जरूरी है इसमें, ठीक है। तो आई होप ये जो 5 पॉइंट्स थे इसमें आप समझ गए होंगे। अब इसके क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग जो है बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, बोरियत वगैरह तो नहीं हो रही होगी। चलिए, कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है। तो अभी हमने देखा ऊपर, अभी हमने देखा कि ये पृथ्वी है आपकी, अगर सतह से ऊपर जाते हो तो भार घटता है आपका, सतह से नीचे जाते हो तो क्या होता है, मान घटता है आपका। और पृथ्वी के केंद्र में जब जाते हो तो क्या हो जाता है, मान क्या हो जाता है आपका, शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, मान शून्य हो जाता है। पोलर पे जब आओगे, आप पोलर पे जाओगे तो मान बढ़ता है आपका, अधिकतम होता है, ठीक है, पोलर पे मान अधिकतम होता है, और इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे आपका मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है, मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। और शून्य कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी के केंद्र में जो मान होता है ये आपका शून्य होता है। अभी हमने ऊपर देखा भी, ठीक है, यही सारी चीजें हमने पढ़ी, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, हालांकि आई होप आपने नोट किया होगा जी, ठीक है। केंद्र पे क्या होता है, पृथ्वी के मान में क्या होता है, केंद्र में, जब पृथ्वी के केंद्र में जाओगे तो मान शून्य हो जाता है। और विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे क्या होता है, न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पे आपका अधिकतम होता है, और ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो मान आपका घटता है, माइनस में जाता है, ठीक है। चलिए, एक बार दिखा दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का भार यानी वेट अधिकतम कहाँ होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा। अभी हमने देखा कहाँ पे होता है, ध्रुव पे होता है, ठीक है, भार कहाँ पे होगा, ध्रुव पे अधिकतम होता है। वेट की बात की ना हमने, वेट इक्वेटर पे आपका जो है न्यूनतम होता है, केंद्र में शून्य होता है आपका, ठीक है। ऊपर जाते हो आप, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो या पृथ्वी की सतह के भीतर जाते हो तो भार जो होता है आपका घटता है, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है, तो आपका ध्रुव पे होता है, पोल्स पे जो होता है भार सबसे अधिक होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है, वेट
इसमें आपका जी का जो मान है सबसे अधिक होता है। ठीक है, जी के मान से आप चल रहे हैं, एक स्मॉल जी और कैपिटल जी गुरुत्वीय। चलिए, कह रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है, तो 11 पॉइंट आपका 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर था ना, हाँ किलोमीटर था, ये मेरे को लगा कि ये है आपका किलोमीटर था, यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड ध्यान रखना है भैया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 11.2 और 3.8 किलोमीटर प्रति सेकंड ये आपका चंद्रमा का है, ये आपका क्या है, चंद्रमा का है। ठीक है, चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमने देखा मास जो होता है, मास चेंज नहीं होता है, कहीं पे भी जाओ, पृथ्वी पे जाओ, मंगल पे जाओ, चंद्रमा पे जाओ, बुध पे जाओ, शनि पे जाओ, कहीं पे भी आप जाओगे मास चेंज नहीं होता है, वेट में चेंजेस आते हैं आपके। क्या होता है, वेट में चेंज होता है, ना कि मास में चेंज होता है। तो क्या होगा, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से आप चंद्रमा पर लेके जाओगे तो मास में क्या आएगा, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, वही रहेगा जो पृथ्वी पे है, जो चंद्रमा पे है, सेम दोनों जगह पे आपका रहेगा, यानी मास में कोई चेंजेस नहीं होता है। द्रव्यमान जो होता है आपका कभी नहीं बदलता है, केवल भार बदलता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है, तो 1/6 भाग होता है। अभी हमने देखा कितना, 1/6 भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। एक सेकेंड, चलो एक नीचे छूट जा रहा है बार बार, कोई बात नहीं। कह रहा है कि जब एक लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है और तो उसमें खड़े व्यक्ति को अपना भार कैसा महसूस होता है। तो अभी हमने देखा क्या है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार क्या होता है, प्लस में जाएगी तो भार भी क्या होता है आपका, बढ़ता है, यानी इंक्रीज होता है, भार क्या होता है, बढ़ता है। और नीचे आएगी तो भार क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ऊपर जाएगी तो मैंने बताया आपका प्लस, और नीचे नीचे आएगी तो क्या होगा, माइनस होगा आपका। ठीक है, तो जब लिफ्ट में ऊपर जाओगे आप तो आपका वेट क्या होगा, बढ़ेगा, और जब लिफ्ट में नीचे आओगे तो आपका वेट क्या होगा, घटेगा। और जैसे ही लिफ्ट की डोरी टूटी तो भार क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भार ही महसूस नहीं होता है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भार बढ़ता है आपका, क्या होता है, भार इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि यदि लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा। तो जैसे ही डोरी टूटेगी तो स्पीड बढ़ जाएगा, उसका स्पीड बढ़ेगा तो वो तेजी से आएगा, तो क्या होगा, भार जो होता है भारहीनता, यानी भार शून्य हो जाएगा। क्या होगा, भार आपका शून्य हो जाएगा, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि स्पीड बढ़ी, वो इतने स्पीड से नीचे आएगा कि भार महसूस ही नहीं होगा। कह रहा है कि जी, यहाँ पे ध्यान रखना है, कैपिटल जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं। तो हम जी स्मॉल जी कैपिटल जी करके चलेंगे। ठीक है, का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। तो इसका जो मान है आपका कैवेंडिश ने आपका किया था, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने जो है इसके मान की आपकी खोज की। ठीक है, जो आपका कैपिटल जी है, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी खोज जो है सबसे पहले आपको किसने ज्ञात किया था, तो कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश से आपको इसने किया था। चलिए कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप ये सरफेस पे हैं, सरफेस से आप ऊपर जा रहे हो, पृथ्वी का ये सरफेस एरिया है, और सरफेस से आप ऊपर जा रहे हो, जैसे आप खड़े हो तो अब यहाँ से मान लो आप हाइट पे जा रहे हो, धीरे 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 आप उड़ रहे हो जैसे मान लो, तो अब क्या होगा, जी के मान पे क्या होगा, जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जब ऊपर जाते हो तो मान क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। आप सतह के ऊपर जाओ या सतह के नीचे जाओ, आपका मान क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मान जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है आपका, घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, कई बार रट लिया, हमको याद भी हो गया, अब तो आप लोग को भी याद हो गया होगा आई होप। चलिए कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है, अभी हमने देखा क्या है, तो वहां पे पलायन वेग का बहुत कम होना। पलायन वेग कितना अभी हमने देखा, बताइए पलायन वेग कितना देखा हमने, देखा ना, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड देखा। ठीक है, और पृथ्वी का पलायन वेग कितना देखा, 11.2
क्या था, 11.38 था। भैया मेरे को, सॉरी 11.2 था, 11.2 भी था, 11.2 था, और इसका 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या है, तो पलायन वेग बहुत कम है, जिसके कारण क्या है, वहां पे वायुमंडल आपका उपस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम यानी लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन किसने दिए हैं। तो ये आपका केपलर ने दिया है। किसने दिया है, केपलर ने। ठीक है, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया है। लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन किसने दिया है, ध्यान रखना है, केपलर ने आपका दिया है इसको। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जी, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, कम कहाँ पे होता है। तो अभी क्या देखा हमने, विषुवत रेखा पे यानी इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है। ध्रुव पे क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ध्रुव पे सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो विषुवत रेखा पे क्या होता है कि जी का जो मान होता है न्यूनतम आपका होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से 17 गुना तेजी से घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा। अपनी जो स्पीड है उससे 17 गुना तेजी से घूमने लगेगी अगर, तो उसका जो भार होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ी तो उसका, जब स्पीड ज्यादा होती है तो भार का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब 17 गुना तेजी से घूमने लगेगी तो उस वक्त रेखा पे जो भार होती है वो आपका शून्य हो जाएगी। चलिए इसके बारे में मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पता है कि और उसके क्या रीजन है जिसकी वजह से ये शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भू स्थिति उपग्रह का आवर्तन काल कितना होता है। जियो सैनिटरी सैटेलाइट का जो आवर्तन काल होता है आपका 24 घंटा होता है। ठीक है, टाइम पीरियड इसका कितना होता है, तो 24 घंटा आपका ये होता है। सापेक्ष आपकी, तभी जो होता है क्या होता है कि पृथ्वी के सापेक्ष आपका दिखाई देता है। ठीक है, तो भू स्थिति ग्रह जो होता है इसका आवर्तन काल जो होता है आपका 24 आवर्स होता है, 24 घंटा आपका होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। आपका गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका केवल आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है आपका। ठीक है, क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसमें जो फोर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। ठीक है ना, क्योंकि लंबे लंबे चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स, और भी बहुत सारे नियम होते हैं, तो उसमें फंसना नहीं है हमको। जितना हमारे लिए जरूरी है हम बस उतना वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है हमको मतलब फिजिक्स में हमको क्या बोलते हैं कि इंजीनियर वगैरह तो बनना नहीं है। ठीक है, हमको अपने एग्जाम में करना है बस। चलिए कह रहा है कि एक पत्थर को ऊंचाई से गिराने पर वह पृथ्वी की ओर क्यों आता है। जब पृथ्वी के मतलब हाइट से जब आप पत्थर फेंकते हो तो किसके कारण आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ग्रेविटी के नियम के कारण आता है। ग्रेविटी का नियम कहता है आपका, न्यूटन का लॉ कहता है कि जब आप हाइट से कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे गिरता है, वही गुरुत्वाकर्षण का नियम आपका कहलाता है। ठीक है, तो पत्थर जो एक पत्थर जो होता है ऊंचाई से गिरने पर पृथ्वी की ओर क्यों आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के कारण आता है। सेब का गिरना आपको पता है ना, सेब गिरा तो उसने सोचा क्यों गिरा, सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, है ना, और वहीं से शुरुआत होगी इसकी। चलिए कह रहा है कि भार का एसआई मात्रा क्या है, तो भार का जो एसआई होता है ये आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है भार का एसआई मात्रा का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता क्यों महसूस होती है, यानी उनका वेट जो होता है कम, मतलब भार वेट नहीं महसूस होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो वहां क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता क्यों महसूस नहीं होता। हाँ, तो ये होता है अंतरिक्ष यान जो होता है मुक्त रूप से गिर रहा होता है, तो जब कोई चीज गिरती है तो क्या होता है कि भारहीनता शून्य हो जाती है, क्योंकि स्पीड में गिरते ऐसे तो है नहीं कि धीरे धीरे से लुढ़क लुढ़क के आ रही है, नहीं। अंतरिक्ष में जो चीज आती है आपको पता है कि जैसे ग्रेविटी के नियम से वो बाहर निकल जाती है, जैसे ही पृथ्वी के बाहर जाती है तो ग्रेविटी के नियम से बाहर जाती है, तो जब ग्रेविटी के नियम से बाहर जाती है तो जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष जो होता है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता महसूस होती है, क्योंकि अंतरिक्ष यान मुक्त रूप से गिर रहा होता है। ठीक है, वो किसी अदर प्लेस पे गिर, जैसे आप पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा पे गिर रहा होता है। ठीक है, तो स्पीड होती है,
और स्पीड होती है तो उसमें क्या होता है, शून्यता, भारहीनता महसूस होती है, वेट जो होता है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान मुक्त रूप से गिर रही होती है, जिसके कारण क्या होता है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता महसूस आपकी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है। जी का जो मान है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो शून्य हो जाती है आपकी, तो स्पीड यानी गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। गिरने वाली वस्तुओं का जो द्रव्यमान होता है उस पे जी का जो मान होता है आपका शून्य हो जाता है, क्योंकि भारहीनता हो जाती है। ठीक है, उस पर पता ही नहीं चलता है कि वेट क्या है आपका। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण के जो जी का जो मान होता है, गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पे ये पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपका, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दो कोई वस्तु है उनके बीच की जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, इनकी दूरी क्या कहते हैं, तो उनके बीच का आकर्षण बल कितना रहेगा। अब इनको क्या करते हैं, इनको उठाकर यहाँ पे कर देते हैं और इनको उठाकर यहाँ पे कर देते हैं। अब इनकी जो बीच के जो डिस्टेंस है डबल हो गया, तो जब डिस्टेंस डबल होगा तो क्या होगा, एक चौथाई हो जाएगा। तो आकर्षण बल कितना हो जाएगा, एक चौथाई उसका आकर्षण बल आपका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्या होता है कि दूरी के जो वर्ग होते हैं व्युत क्रमानुपाती होने के कारण ऐसा होता है उनका। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आप दोगुना करते हो तो उनके बीच का जो आकर्षण बल है कितना रह जाता है, तो एक चौथाई आपका रह जाता है। ठीक है, चार में से एक हिस्सा रह जाता है, क्योंकि आपने जो है उसकी डिस्टेंस को लंबा कर दिया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे अगला चैप्टर 5वां अध्याय जो स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे चाहोगे तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो। चलो, दाब, घनत्व और उत्प्लावन, प्रेशर, डेंसिटी एंड फ्लोटेशन। दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो दाब जो होता है किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई भी जो बल होता है, मान लीजिए जैसे आप खड़े हो और पीछे से कोई धक्का दे रहा है, प्रेशर। ठीक है, तो एक सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। या कोई चीज आप ले लो, जैसे आप क्या ले सकते हो ऐसा, मतलब एक आपका जो एक बेड वगैरह पे, आपका बिस्तर वगैरह पे एक जो सोफा टाइप का आता है, आप दबाते हो तो एक जगह दब जाता है, आपने देखा होगा, ऐसे प्रेशर पुश करते हो, मतलब दबाते हो तो एक जगह दब जाता है आपका, और फिर छोड़ते हो तो वापस चला जाता है। तो वहां पे आपको दाब देख सकते हो वहां पे आपका, तो एक सतह के एकांत क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आपका दाब कहते हैं। ठीक है, ये दाब का आपका फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया आपका। ठीक है, दाब का ये फॉर्मूला है, ध्यान रख सकते हो। चलिए, इसका मात्रक ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यह पास्कल, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये दोनों इसके मात्रक होते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि क्षेत्रफल जितना कम होगा, यानी एरिया जितना कम होगा, दाब उतना ही अधिक लगेगा। एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ही अधिक लगता है। ठीक है, एरिया ध्यान रखना है, जितना कम होगा प्रेशर उतना अधिक लगेगा। जैसे मान लो आपका ये आपने रील्स वगैरह में आपने बहुत अभी देखा होगा कि जो टीचर है, स्टाफ है, आपने वो एक जो कॉफी कप आता है, कॉफी कप, उसको उस पे खड़ा करा कर दिखा रहा है, बच्चों को समझा रहे कि ग्रेविटी का नियम समझाते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे को खड़ा करा कर दिखाते हैं कि एक एक ग्लास रखा, एक ग्लास पे रखा और उस बच्चे को खड़ा कराया, तो वो क्या हो गया कि पिचक गया, ग्लास क्या हो गया, पिचक गया। फिर दो रखा, फिर पिचक गया। ठीक है, तीन रखा, फिर पिचक गया। आपने ये वाला रील देखा होगा। ठीक है, तो जैसे क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि अब फिर धीरे धीरे क्या, पहले एक दो तीन रखा, अब क्या कर रहा है कि 10-20 क्या कर रहा है, ग्लास रख रहा है और फिर बच्चे को खड़ा करा है उस पे, और वो जो क्या होता है कि ग्लास अब पिचक रहे हैं। तो वहीं पे वो काम करता है कि क्षेत्रफल जितना, एरिया जितना बड़ा होगा, अगर एरिया कम है तो दाब अधिक लगेगा, और एरिया अगर ज्यादा है तो दाब नहीं लगता, यानी कम लगता है। ठीक है, तो ये बस बात ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगेगा, क्षेत्रफल अधिक है तो दाब कम लगेगा। अगर ये कम है, माइनस में है, तो ये प्लस होगा, और ये अगर प्लस में है तो ये आपका माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस इतना ही है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, कील का सिला, जो सिरा होता है, आपने देखा होगा, कील देखा होगा, तो उसका सिरा जो देखा होगा बहुत पतला शेप में होता है, नुकीला होता है। क्यों होता है, ताकि ऐसा इसीलिए होता है ताकि क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल के कारण दाब अधिक लग सके। आप एक कीला लीजिए,
ये एक किला लीजिए, ये एक किला है, इसका जो सीप है वो एकदम समतल है, बराबर है, ठीक है। और एक जो है नुकीला है, तो वो ज्यादा नुकीला वाला क्योंकि इसका एरिया कम है, एरिया कम है, और दाव लगेगा, आप जो कील मारोगे तो ये जल्दी चला जाएगा और ये नहीं जाता आपका, ठीक है। तो वही उसी कारण लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका जो क्षेत्रफल होगा वो कम होगा तो दाब अधिक लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। तो क्या होता है कि कीड़ा का जो सिला होता है वो निकीला होता है, जिसके कारण क्या होता है, कम क्षेत्रफल के कारण दाब अधिक लगने से वो आसानी से अंदर धस जाता है। सेकंड उदाहरण आप ऊंट का ले सकते हो। ऊंट जो होता है रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल जा पाता है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना चौड़े होते हैं, यानी क्षेत्रफल, पैर जो होते हैं चौड़े होते हैं, यानी क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, दाब कम पड़ता है आपका, ठीक है। दाब कम पड़ता है इसलिए वो इजीली चल पाता है उस पर, ठीक है। तो ये दो उदाहरण है आपको समझने के लिए इसका, ठीक है ना, एरिया और प्रेशर को जो आपका क्या बोलते हैं, दाब को समझने के लिए आपका। चलिए अगला है आपका वायुमंडलीय दाब, एटमोस्फियर प्रेशर, ये क्या होता है। तो ये जो होता है एटमोस्फियर प्रेशर जो होता है आपका बैरोमीटर से नापा जाता है। क्या किया जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है, पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जो होता है एटमोस्फियर प्रेशर, क्या किया जाता है कि आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। इसमें आपके रीडिंग जो स्केल्स होते हैं, कई स्केल्स पे होते हैं, उसमें उन स्केल से हमको मतलब नहीं है, उसमें उसमें जो क्या क्या होता है पॉइंट्स, उसको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जो बैरोमीटर होता है उसमें जो रीडिंग होती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 पार करके जो रीडिंग है, उसमें क्या होता है, जब रीडिंग गिरता है, ठीक है, रीडिंग गिरता है उसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है, माइनस में जाएगा, ध्यान रखना। अचानक गिर जाए, मान लीजिए जो रीडिंग है आपका 5 पे 3, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए, 5 से अचानक क्या हो गया कि 1 आ गया, 2 आ गया आपका, अचानक गिरा तुरंत, तो वो क्या बताता है कि आपका आंधी तूफान आने की संभावना है। फिर अगर मान लीजिए 5 से धीरे धीरे पहले 4 हुआ, कुछ समय बाद फिर 3 हुआ, ठीक है, तो रेटिंग आराम आराम से गिर रहा है, यानी रेटिंग गिरने का मतलब है कि वर्षा होने की संभावना आपकी अधिक है, ठीक है। रेटिंग गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, आराम से गिर रहा है, तो वर्षा होगा। और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ रहा है, मान लीजिए आपकी रेटिंग 4 पे थी, अब क्या बढ़ रही है, धीरे धीरे 4 से 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, उसमें मौसम साफ होने की संभावना रहती है, यानी जो मौसम की कंडीशन है वो ठीक रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसमें 3 रेटिंग होती है बैरोमीटर में, इन्हीं रेटिंग से आपके प्रश्न बनते हैं, तो इनको ध्यान रखना। जब रेटिंग में अचानक गिरावट आएगी, अचानक कोई कंडीशन बनती है, जैसे आंधी तूफान आपका अचानक ही तो आता है, तो अचानक आंधी तूफान आने की संभावना, धीरे धीरे गिरता है, जैसे बादल वगैरह लग रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ बारिश होगी भैया, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका बादल अचानक, तो ऐसा नहीं होता ना कि एक ही सेकंड में आपका पूरा आसमान में बादल छाए, ऐसा नहीं होता, बादल धीरे धीरे आते हैं, तो ऐसा करके ध्यान रख सकते हो। फिर धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है, जैसे मौसम भी क्या होता है, धीरे धीरे बादल फटते हैं, हवा चलती है, तो मौसम साफ होने लगता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स होते हैं वायुमंडलीय प्रेशर को समझने के लिए, एटमोस्फियर प्रेशर जो होता है कैसे काम करता है, ठीक है। तो बैरोमीटर से नापा जाता है, उसमें 3 रेटिंग्स आपकी होती हैं, इन 3 रेटिंग से पता चलता है कि कंडीशन, मौसम की कंडीशन आपकी कैसी रहने वाली, ठीक है। तो ये होता है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इन्हीं से प्रश्न बनता है तो इनको समझ के चलिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि आपका पास्कल का नियम, पास्कल का लॉ क्या है। तो पास्कल का जो नियम है वो कहता है कि जब किसी द्रव्य बंद द्रव्य पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा मुश्किल है लगता है मेरे को भी ये, ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा पास्कल का जो ये नियम है थोड़ा सा कम समझ में आता है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। किसी बंद द्रव्य पर, ध्यान रखना लिक्विड पे बात करें, डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। जैसे प्रेशर डाला गया, कोई लिक्विड है, बंद लिक्विड है, उस पर प्रेशर डाला गया तो सभी दिशाओं में क्या करता है, समान रूप से संचरित होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं, आपने ग्लू वगैरह देखा होगा, जैसे आप कॉपी वगैरह फटती है तो ग्लू वगैरह का एग्जांपल लेके आप इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। उसमें जो ग्लू होता है लिक्विड होते हैं, तो जब आप लिक्विड क्या करते हो ना, प्रेस करते हो, मान लीजिए ये आपका लिक्विड इसमें है, एक बॉटल है, इसकी लिक्विड जब आप प्रेस करते हो तो इससे इसमें लिक्विड निकलती है। अब जब आप एक कॉपी पे आप रख के ऊपर से प्रेस करते हो, उसके फेस को क्या करते हो, मतलब जो उसका फेस है, उसको प्रेस करते हो, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड निकलता है, ठीक है। तो
जो आपका क्या बोलते हैं कि ग्लू का जो फेस है, गोंद बोलते हैं, गोंद का जो फेस है, आप इसको कॉपी पे रख दिया। अब ऊपर से आप प्रेशर कर रहे हो, इधर से दबा रहे हो, दोनों उंगलियों से क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। तो अब उसमें से लिक्विड बाहर निकलते हैं, तो लिक्विड बाहर निकलती है तो क्या होती है, चारों तरफ फैलती है आपकी। ठीक है, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होते हैं। आप प्रेशर करके ऐसे दबा के, आप अगर आपके पास अभी है तो दबा के देखो, आप समझ जाओगे उसको कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब देखने वाला तो है नहीं कि आप मेरे को देख तो नहीं रहे हो कि मैं समझा सकूं आपको, नहीं तो मैं दिखा देती हूँ आपको यहीं पे। ठीक है, तो समझ जाओगे आप। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ गया। अब इसका उपयोग जैसे क्या होता है, पास्कल के नियम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, यूज से प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना है। ठीक है, पास्कल के नियम का यूज से प्रश्न पूछता है। एक तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है इनमें यूज किया जाता है पास्कल के नियम का। दूसरा हाइड्रोलिक प्रेशर में यूज किया जाता है, और हाइड्रोलिक ब्रेक में इस नियम पर काम करता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रेशर और ब्रेक, इन तीनों में इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना। पूछ लिया अगर पास्कल के नियम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, इन तीनों नियम मतलब पास्कल के नियम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनका उपयोग से प्रश्न पूछता है तो उपयोग को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला है आपका घनत्व यानी डेंसिटी और अपेक्षित घनत्व। इसका द्रव्यमान जो होता है, घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है आपका। ठीक है, अपेक्षित घनत्व क्या होता है, इससे जो होता है आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व क्या किया जाता है, हाइड्रोमीटर से। एक होता है आपका हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, दो ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो अपेक्षित घनत्व जो होता है इसको हाइड्रोमीटर से आपका नापा जाता है। जैसे आपका बर्फ तैरता है, जब बर्फ आपका तैरता है, तो जब आपका जो बर्फ होता है पानी में तैरता है, आपने देखा बर्फ का टुकड़ा अगर आप पानी में डाल दो तो तैरता है, तो उसका क्या होता है कि 1/10 भाग, यानी एक पूरा बर्फ का टुकड़े का थोड़ा सा पार्ट जो होता है ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है, बाकी पार्ट जो होता है नीचे रहता है। अगर आपके पास अभी बर्फ का टुकड़ा है तो आप देख सकते हो उसको डाल। ठीक है, तो बर्फ का जो टुकड़ा होता है उसका 1/10 भाग ऊपर रहेगा, यानी पानी की सतह से ऊपर रहेगा। बाकी जो 9/10 भाग होता है वो क्या कहता है, पानी के नीचे डूबा रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, यहाँ पे ये ग्लास है और इसमें इतना पानी है आपका। आपने जब बर्फ का टुकड़ा एक डाला, ये बर्फ का टुकड़ा है इतना डाला, तो ये नीचे आपका पानी है, वाटर है। तो अब ये इसका जो नीचे का पार्ट है ये आपका कितना है, 9/10 है, और ऊपर का जो आपको दिख रहा है 1/10 है, यानी 10 में से एक भाग आपका ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है, और 10 में से जो है 9/10 भाग आपका पानी के नीचे रहता है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो बर्फ तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी होती है, उसका जो घनत्व होता है वो पानी के ऊपर कितना रहता है और पानी के नीचे कितना रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या आधी डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होती है, कमी महसूस होती है। ध्यान रखना है, पूरी डुबा दी जाती है। ठीक है, या तो आप पूरी कंप्लीटली उसको डुबा दो या आधा डुबाते हो तो उसके भार में क्या होता है, भार में कमी महसूस होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि भार क्या होता है, कम होता है, माइनस में जाता है। यदि वही हो क्या होता है आगे, कह रहा है कि यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है वो कहता है कि अगर किसी वस्तु को आपको क्या करता है, द्रव्य में लिक्विड में पूरा डुबा दो या आधा डुबाते हो तो उसको भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, भार में कमी महसूस होने लगती है। और यही कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार की क्या होती है, बराबर आपकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्लावन की जो तैरने के नियम में आपका कैसे काम करता है, तैरने का नियम। यदि किसी वस्तु का द्रव्य, यहाँ पे ध्यान रखना है, वस्तु का द्रव्य, सॉरी, यदि कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो द्रव्य घनत्व से कम है तो वस्तु क्या करेगी, आपकी तैरेगी। क्या करेगी, यदि वस्तु का द्रव घनत्व, ध्यान रखना है यहाँ पे द्रव घनत्व से कम है, जो द्रव्य है आपका, जो द्रव्य है आपका, सॉरी, घनत्व जो है आपका द्रव्य से कम है। ठीक है, जो डेंसिटी है आपकी लिक्विड से कम है तो क्या करेगी, वस्तु तैरेगी। ठीक है, लिक्विड से कम है आपका घनत्व, जो है आपकी डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वस्तु तैरेगी, और वहीं आपका घनत्व जो है द्रव्य से अधिक है तो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। ठीक है, वस्तु क्या करेगी, आपकी डूब जाएगी। यहीं पे आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपके प्रश्न पूछता है। ठीक है, कब वस्तु तैरती है, कब वस्तु आपकी डूब जाती है। आपने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा, आपने लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा, एक कील देखा होगा। तो लकड़ी का टुकड़ा आप फेंकते हो तो पानी में तैरता है, बट आप कील फेंकते हो तो डूब जाता है। ठीक है,
तो यही आपका यही नियम क्या करता है कि वस्तु का जो घनत्व होता है द्रव्य से अगर कम है, घनत्व ध्यान रखना है, घनत्व जो होता है द्रव्य से अगर कम है तो वस्तु तैरेगी, अगर घनत्व अधिक है द्रव्य से तो वो क्या करेगी, वस्तु आपकी डूब जाती है। तो कील इसलिए आपका डूब जाता है क्योंकि वस्तु का उसका जो घनत्व होता है द्रव्य से आपका अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यदि सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि नदी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान है। जो नदी का पानी होता है और जो समुद्र का पानी होता है उसके अगर आप कंपैरिजन करते हो कि किसमें तैरना इजी होता है तो आप समुद्र के पानी में इजीली तैर पाओगे नदी के पानी की तुलना में। कंपैरिजन क्या होता है कि क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है नमक के कारण अधिक होता है, जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है आपकी, इसी के कारण क्या होता है कि समुद्र के पानी में आप इजीली तैर पाओगे। ठीक है, बशर्ते आप नदी वगैरह के पानी की अपेक्षा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, और ये उत्प्लावन के जो नियम है, प्लवन के जो नियम है, तैरने का जो नियम है, इसको भी ध्यान रखना। घनत्व अगर क्या करेगा, द्रव्य से अधिक है, घनत्व जो है आपका द्रव्य से अधिक है तो डूब जाओगे, और घनत्व जो है कम है तो आप बचे रहोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है इसमें पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये क्या होता है? तो कह रहा है कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपना क्षेत्र न्यूनतम यानी कम से कम करने की कोशिश करता है। क्या करता है? द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वो अपना जो क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है उसको कम करने की कोशिश करता है, वो क्या होता है? तनाव पृष्ठ यानी सरफेस टेंशन आपका कहलाता है। ठीक है, अपना जो एरिया होता है उसको कम करने का प्रयास करता है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं आपको। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, बर्फ की वर्षा की बूंदों का गोल होना। वर्षा की बूंदें जो पृथ्वी पर आपकी गिरती हैं तो गोल हो जाती, गोल होके गिरती है आपकी। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही आपका होता है। दूसरा, गर्म सूप ज्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ का जो तनाव होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है, सरफेस टेंशन जो होता है कम हो जाता है, और वह जीभ पर क्या होता है, तेजी से फैल जाता है। ठीक है, इसलिए टेस्ट लगता है, गर्म चीज खाने पे आपको टेस्ट आएगा, बशर्ते आप जो ठंडी चीज होती है आप खाते हो। क्योंकि गर्म चीज क्या होता है, फैल जाती है, पूरे जीवा पे फैल जाती है तो उसका टेस्ट आता है। लेकिन जो ठंडी चीज, जैसे आपने क्या बोलते हैं, सूप वगैरह, ये जो क्या बोलते हैं इसको, तरी टाइप का बोलते हैं ना, तरी, या क्या बोलते हो आप अपने लोकल भाषा में जो आप बोलते हो। ठीक है, सीरुआ, हमारे यहाँ पे कई भाषा चलती है, तो सीरुआ आपने आई वो सुना होगा। या जो क्या बोलते हैं, लिक्विड, आप जो मतलब समझ लो आपका जो रस होता है या तरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब गर्म होता है ना तो स्वाद उसमें बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे ठंडा हो जाता है, जैसे अगर आप फिश वगैरह कोई खाते हो तो जो नाइट में अगर मान लो आप फिश बनाते हो या डे में ही फिश बनाते हो, तो फिश बनाते हो तो उसमें जो तरी होता है तो आप गर्म खाओगे तो वो बहुत टेस्टी लगेगा। बट थोड़ी देर बाद आप रखते हो तो जैसे ही वो जो लिक्विड होता है, उस फिश का जो लिक्विड होता है वो जम जाता है, तो जब जम जाता है तो उसमें उतना स्वाद नहीं आता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ठीक है, तो गर्म सूप, कोई भी अगर आप ध्यान रखना, पूछ ले अगर कि गर्म सूप या गर्म चीज जो है तो अधिक स्वादिष्ट क्यों लगती है ठंडी चीजों के बजाय, तो क्यों उसका, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव जो होता है कम होता है, और जीभ पर ज्यादा फैलता है, इसलिए स्वाद उसका ज्यादा आता है। ठीक है, बट जैसे वो जम जाता है तो उसका स्वाद कम हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब ये जो है इसके क्वेश्चंस हैं, इसको क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बीसी क्वेश्चन है, थोड़ी सी लंबी, आज की बहुत ज्यादा क्लास आई होप हो गई है मुझे लगता है। चलिए, तो ये एक मिनट, चलिए, कह रहा है कि दाब, दाब प्रेशर का SI मात्रक क्या है आपका? प्रेशर का जो SI मात्रक है ये क्या होता है आपका? पास्कल होता है। ठीक है, अभी हमने देखा पास्कल या मीटर सेकेंड स्क्वायर था। क्या था? चलिए, यही था, अभी हमने देखा ऊपर। तो दाब का जो है आपका प्रेशर का SI मात्रा क्या है आपका? पास्कल है। एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बैरोमीटर का पठनांक अचानक गिरता है तो कैसा संकेत है? अगर गिरता है, अचानक गिरता है तो क्या आता है? अभी हमने देखा अचानक क्या चीजें आती है आपकी, तो आंधी तूफान आता है। भैया आंधी तूफान क्या आता है? अचानक आने की संभावना होती है। क्या होता है? धीरे धीरे आएगा तो वर्षा आएगी, धीरे धीरे, और धीरे धीरे साफ होगा तो क्या होगा आपका? आसमान साफ हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आसमान साफ हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा आएगी। ठीक है, और अचानक गिर जाएगा तो अचानक भैया आंधी तूफान ही आपका आता है। अचानक वर्षा नहीं आती आपकी, अचानक आसमान साफ नहीं होता है, धीरे धीरे होते हैं ये चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अचानक अगर आंधी होगा, अचानक बैरोमीटर का जो मान है
गिरेगा नीचे, अचानक गिर गया तो क्या होगा, आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरेगा, ऊपर से नीचे माइनस में आएगा, ध्यान रखना है। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा, आपका आसमान साफ होता है। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं। आपका जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, अभी हमने देखा हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे आधारित है, तो पास्कल के, हाँ पास्कल के नियम पर था ना, पास्कल के नियम पर था। आर्किमेडीज ब्रेक जो था किसके नियम, किस नियम पर आधारित है आपका, तो पास्कल के नियम पे आपका आधारित है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है तो दलदल में फंसने में ना पैर वगैरह हाथ वगैरह नहीं चलाए जाते। क्यों, क्योंकि जितना आप चलाओगे आप नीचे धंसते जाओगे, तो उनको क्या सलाह दी जाती है, लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एरिया अगर अधिक है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया अधिक है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने उदाहरण मैंने बताया आपको, जो ये क्या होता है कि जो कप का उदाहरण देके मैंने बताया, कॉफी कप का। ठीक है, एक कप रहेगा, अब एक कप रहेगा, आप अपने पैर से दबाओगे तो पिचक जाएगा, दो रहेगा तब भी पिचक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो आप उस पर खड़े हो जाओगे, वो पिचकेगा नहीं आपका। ठीक है, तो वही होता है, इसी के कारण होता है। तो दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के उलट होते हैं। दाब और क्षेत्रफल क्या होता है, एक दूसरे के उलट होता है। क्षेत्रफल अगर अधिक हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया अगर अधिक है तो प्रेशर डाउन हो जाता है आपका। ठीक है, ज्यादा लोग रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते हो। ठीक है ना, कम लोग रहेगा, एक रहेगा तो आप मार दोगे, दो रहेगा तो आप मार दोगे, आपके पास पावर है। बट ज्यादा लोग रहेंगे और आप अकेले रहोगे तो फिर तो नहीं मार पाओगे ना। तो वही सेम इसमें चलता है आपका। ठीक है, कह रहा है कि समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी की तुलना में आसान क्यों होता है। ठीक है, समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी में तैरने से आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है अधिक होता है। क्यों होता है, नमक के कारण उनका घनत्व, डेंसिटी जो होती है अधिक होती है, इसलिए इसमें तैरना जो होता है इजी आपका रहता है। ठीक है, और इससे आपका जो है उत्प्लावन बल भी काम करता है आपका, क्योंकि नमक के कारण घनत्व आपका बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वर्षा की बूंदे गोल होने का मुख्य कारण क्या होते हैं, तो पृष्ठीय तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। अभी हमने देखा सरफेस टेंशन, तो वर्षा की बूंदे का गोल होने का मेन जो रीजन होता है आपका पृष्ठीय तनाव होता है, सरफेस टेंशन आपकी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के तो आपका इलेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर से आपकी मापी जाती है कि कितना प्योर है। चलिए एक सेकंड, कह रहा है कि जब बर्फ का एक टुकड़ा पानी में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। अभी हमने टोटल 10 भाग होते हैं, तो जब तैरता है तो एक भाग ऊपर रहता है, 9 भाग नीचे रहता है आपका। यानी पानी के ऊपर कितना भाग रहता है और पानी के नीचे। तो जब बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर, ऊपर कह रहा है तो 1/10 भाग रहेगा, और नीचे गएगा तो आपका 9/10 रहेगा। ठीक है, जब पानी के ऊपर कितना रहेगा, एक पानी के ऊपर है, 9 पानी के आपका नीचे है, ऐसे करके ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर के यूज, एक हाइड्रोमीटर आपने अभी ऊपर देखा। ठीक है, और ये हाइड्रोमीटर होगा आपका। ठीक है, सॉरी हाइग्रोमीटर, तो ह्यूमिडिटी नापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए एक सेकेंड, चलिए कह रहा है कि अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व, तो अभी हमने हाइग्रोमीटर ऊपर देखा, ये हाइड्रोमीटर है आपका। ड्रो और ग्रो में ध्यान रखना है। ठीक है, डेंसिटी में आपका ग्रो है, डेंसिटी में आपका ग्रो है, क्या बोलते हैं ये आधा, सॉरी ह्यूमिडिटी में आपका ग्रो है। ह्यूमन ह्यूमन को क्या करना चाहिए, आप याद ध्यान रखना है, ग्रो करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन को क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, ऐसे करके आप ध्यान रखोगे ताकि मिस ना हो आपका। और अपेक्षिक रिलेटिव को क्या करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, जितने भी रिलेटिव्स हैं छोड़ दो उनको, बहुत तंग करते हैं। चलो, लोहे की सुइयां पानी में डूब जाती हैं लेकिन बड़ा जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पे आधारित है। सुई सुई डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जो जहाज होता है वो तैरता है। क्यों, तो क्यों, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। क्यों करता है, अभी हमने देखा, क्यों तैर जाता है, क्यों डूब जाता है ना।
ध्यान रखना है। चलिए, जो भार होता है क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व और द्रव्यमान के नियम पे आधारित है। जब द्रव्यमान जो होता है कम होगा तो डूब जाएगी, और द्रव्यमान अगर अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है द्रव्यमान से, तो वो तैर जाता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि किसी बर्तन में पानी पर बर्फ तैर रही है। किसी बर्तन में पानी पर क्या हो रही है, बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तो पानी का लेवल क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस प्रश्न को आप जवाब दो। ठीक है, एक बर्तन है, आपने जो है बर्फ डाला, बर्फ तैर रही है, तो तैर रही है तो उसका पानी का लेवल है, और जैसे ही पूरी तरह पिघल जाती है तो लेवल, उसका पानी का लेवल में क्या चेंजेस आएगा। बहुत लोगों का पहला जवाब होगा बढ़ जाएगा। क्या आएगा, आपने अगर जवाब दिया है बढ़ जाएगा तो बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। बढ़ जाएगा ना पानी का लेवल, नहीं बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। आपने क्या किया, एक कोई भी मान लीजिए एक थाली ली, या ऐसे कुछ शेप का बर्तन ले लिया। ठीक है, इसमें पानी है, ये आपने एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया है। ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, अब वो धीरे धीरे पिघल रहा है। तो अब आपका जो सरफेस एरिया, जैसे आपने बर्फ का टुकड़ा डाला तो मान लेते हैं यहाँ तक पानी था, जी क्या है, यहाँ तक पानी, तो उसमें जो है उसका लेवल चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे, बर्फ का पानी जब पूरी तरह से पिघल जाएगा ना, तो उसका जो लेवल का स्तर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहेगा, यानी वैसा ही रहेगा। ठीक है, पानी, क्योंकि आपने जब बर्फ का टुकड़ा डाला तो उसका लेवल ऑलरेडी जितना, उसको जो जितना स्थान चाहिए था उसने ले लिया। ठीक है, पहले जो मान लेते पानी का लेवल यहाँ तक था आपका, पहले पानी का लेवल यहाँ तक था इस बर्तन में, तो जैसे ही आपने टुकड़ा डाला, जैसे ही आपने टुकड़ा डाला तो पानी का लेवल क्या हो गया, पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, टुकड़ा यहाँ पे बर्फ का पड़ते ही। अब ये जितना जगह उसको चाहिए ना, वो ऑलरेडी बर्फ के पड़ने के साथ ही उसने ऑलरेडी उतनी जगह छीन ली है आपकी। ठीक है, तो अब वो पिघल भी जाएगा ना, तो ये जो लेवल है दूसरे बकेट का, ये लेवल चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पे अगर पानी के लेवल है, यहाँ पे अभी इसमें कोई चीज नहीं है, जैसे आप टुकड़ा डालोगे तो टुकड़ा डालते ही उसका लेवल का स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पूछ रहा है कि बर्फ पिघलने पर पूछ रहा है, डालने पे नहीं पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना है ना। तो जब किसी बर्तन में पानी, आपने बर्फ तैर रही है, तो जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो उसका जो लेवल का स्तर होगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी। क्योंकि बर्फ का टुकड़ा जब पड़ा उसमें, तो उसने अपना जगह छीन लिया, उसको कितनी कैपेसिटी की, मतलब कितना जगह उसका चाहिए, उसने उतना पहले ही ले लिया। अब वो पिघल भी जाएगा तो उतना ही आपका बना रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी थोड़े छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि उतना ही से ही आपका फंस जाएगा। अब जिसने फटाक से मार दिया कि अरे भैया पिघलेगा तो पानी का स्तर तो बढ़ेगा ही, तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल लेता है। तो क्यों चल लेता है, तो उसके पैर जो होते हैं गद्दीदार और चौड़े होते हैं, और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, दाब कम हो जाता है। एरिया बढ़ने से क्या होता है, दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वो इजिली चल पाता है। ठीक है, प्यास कम लगती है इसके कारण नहीं चलता है, प्यास उसको कम लगती है। चलिए, साबुन के खोल के बुलबुले क्यों बड़े होते हैं। साबुन के खोल के बुलबुले क्यों बड़े होते हैं, तो ये होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं ना, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ने से या घटने से, घटने से होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले क्या होते हैं, क्यों पड़ते हैं, तो जल के पृष्ठ तनाव घटने से ऐसा होता है। जब पृष्ठ का तनाव घटता है तो बुलबुले बड़े होने लगते हैं, जो ऐसे फुलाते हैं ना, बच्चे फुलाते हैं, हमने भी फुलाया है, अभी भी फुलाते ही होंगे, मैं भी कभी कभी फुला लेती हूँ। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है। क्यों लगता है, अभी हमने देखा कि जीभा पर ज्यादा फैलता है, यानी गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, और जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो पूरी जीभी पे जो है आसानी से फैल जाता है, और जब आसानी से फैल जाता है तो उसका स्वादिष्ट स्वाद जो होता है पूरे तरह से आता है। पूरे जीभा पे फैल जाएगी तो स्वाद और अच्छे से आता है। थोड़े से जीभा के किसी एक पार्ट में कोई चीज आपने रखी तो स्वाद नहीं आएगा, आप जब पूरे जीभा पे फैलता है तभी स्वाद उसका आता है। ठीक है, तो ये इसी के कारण ये आपका होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि फाउंटेन पेन से हवाई जहाज में स्याही बाहर क्यों निकल आती है। फाउंटेन पेन से आपका जो है हवाई जहाज में स्याही बाहर क्यों निकल आती है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है वो आपका क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, सरफेस से आप जैसे ऊपर जाते हो तो प्रेशर क्या होता है, डाउन चला जाता है।
ठीक है, तो इसके कारण ये ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सुई के सिरे को नुकीला क्यों बनाया जाता है? सुई का जो सिरा होता है इसको नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? तो कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब डालने के लिए। क्षेत्रफल अगर कम होगा तो अधिक दाब आपका पड़ता है। क्या होता है? कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रफल एरिया जितना कम रहेगा वो इजिली अंदर चला जाता है, यानी जब कीला मारते हैं या सुई वगैरह जो यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो दाब कम लगता है, और दाब अगर कम लगेगा, अगर एरिया कम रहेगा तो दाब अधिक लगता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि शुद्ध जल की तुलना में नमकीन जल का घनत्व कैसा होता है? तो अधिक होता है। शुद्ध जल की तुलना में नमकीन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए आपका जो समुद्र का खारा जो जल होता है उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ का तनाव का मीटर न्यूटन मीटर है या पास्कल? न्यूटन मीटर या पास्कल आपका। ठीक है, न्यूटन मीटर या पास्कल। और चलिए, और अंतिम प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक सेकेंड, कह रहा है कि लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर की ओर किस क्रिया के कारण चढ़ता है? जो आप लालटेन वगैरह इस जमाने में तो नहीं जलाते हैं, पहले के जमाने में, हम हमारे जमाने में चलाए भी है, तो आप लोग हमारे जमाने के हो आई होप, तो आपने देखा होगा लालटेन वगैरह या ढेबरी बोलते थे। ठीक है, तो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर की ओर किस क्रिया के दौरान चलता है? तो आपका ये चढ़ता है आपका कैपिलैरिटी के कारण, यानी केशिकत्व के कारण आपका चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण आपका ये चढ़ता है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके 3 जो चैप्टर हैं ये कंप्लीट हो गए। अब बाकी के 3 इसमें चैप्टर और हैं जो आपकी कल की क्लास में चलेगी, क्योंकि आज की क्लास में इसको ऐड करने पे क्लास जो होगी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि आप देख भी ना पाओ उसको। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपको कैसे लगे और कितना जो है बेनिफिशियल आपके लिए रहा, आपको क्लास ये कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, इनको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।